नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमराज सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका लेक्चर नंबर 78, 78वां लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल साइंस पढ़ेंगे। सॉइल साइंस से पहले मैंने जर्नल एग्रीकल्चर और इसके साथ साथ जो एग्रोनॉमी वाला पोर्शन है इस बुक का, उसको मैंने दोनों को अच्छे से पढ़ा दिया है। अभी हम इस समय पढ़ रहे हैं सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस के कुछ लेक्चर्स मैंने पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल साइंस में एक लेक्चर है जिसमें आता है मिनरलाइजेशन और दूसरा आता है मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन। इसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो ये कुछ हेडिंग्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मिनरलाइजेशन क्या होता है या इमोबिलाइजेशन क्या होता है, ये कब होता है, किस कंडीशन में होता है, इसके क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, किस तरीके से क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद होता है और किस तरीके से लिए क्रॉप के लिए हानिकारक होता है, इसका सॉइल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैन्योर क्या होता है, मैन्योर किस तरीके से ग्रो किया जाता है, मैन्योर में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ये हमारी सॉइल के लिए किस लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ साथ इससे मैन्योर क्रॉप को हम ग्रो जो करते हैं, इसको ग्रो करने से हमारी जो क्रॉप्स होती है, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसको क्या फ़ायदा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि फर्टिलाइज़र क्या होता है, कितने तरीके के फर्टिलाइज़र्स होते हैं और फर्टिलाइज़र्स में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनरलाइजेशन के बारे में और इमोबिलाइजेशन के बारे में। तो अगर हम मिनरलाइजेशन की बात करें तो मिनरलाइजेशन क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं डेफिनेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एन इमोबिलाइज्ड फॉर्म टू एन अवेलेबल फॉर्म सच एज रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। बात समझना ध्यान से कि जितने भी प्लांट होते हैं ये अपने न्यूट्रिएंट को सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जब ये ऑर्गेनिक फॉर्म से डिकम्पोज होकर इनऑर्गेनिक फॉर्म में आएंगे, मतलब इमोबिलाइज्ड फॉर्म से डिकम्पोज होकर अवेलेबल फॉर्म में आएंगे, तो ही प्लांट इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक, जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं तो केवल कच्चा चावल और कच्ची दाल नहीं खाते हैं, दाल और चावल को पकाकर फिर हम खाते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके खाते हैं। इसी तरीके से जितने भी इमोबिलाइज एलिमेंट होते हैं उनको प्लांट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो वो सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसी वजह से फिर क्या होता है कि उन एलिमेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में कन्वर्ट करा जाता है, जिससे वो एक अवेलेबल फॉर्म में आ जाएं और प्लांट उनको वाटर के थ्रू आसानी से, अपने रूट के थ्रू आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ और अपने अंदर यूज़ में फिर ले पाएँ। तो जब कोई भी एलिमेंट, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, या कोई भी एलिमेंट, जितने से एसेंशियल एलिमेंट है, अगर कोई भी एलिमेंट है उसमें क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनिक फॉर्म में वो पाया जाएगा। तो क्या होगा कि ऑर्गेनिक फॉर्म में जो एलिमेंट पाया जा रहा है उसको फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे। जब वो क्रॉप में डिकम्पोज हो जाएगा, अच्छे से सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो डिकम्पोज होके इमोबिलाइज्ड फॉर्म से फिर अवेलेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, यानी कि किसी भी एलिमेंट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इमोबिलाइज्ड फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्जन ही क्या होता है, मिनरलाइजेशन होता है। इससे पौधे को मिनरल्स मिलते हैं, एलिमेंट्स, इससे पौधे को जो न्यूट्रिएंट है वो मिलते हैं। समझ गए बात? अब ध्यान से देखते हैं कि अब यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो क्या देखेगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ये डिकम्पोज हुआ और डिकम्पोज होकर फिर नाइट्रेट बना। नाइट्रेट को प्लांट ने अपटेक कर लिया, यानी कि जब नाइट्रेट बनेगा तभी तो प्लांट ले पाएंगे। तो ऑर्गेनिक फॉर्म से ये जो नाइट्रेट बन रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं हम, मिनरलाइजेशन बोल सकते हैं। समझ गए? उसके बाद फिर अगला जो डेफिनेशन है वो है, अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द रिवर्स ऑफ मिनरलाइजेशन। मतलब कि जो मिनरलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि इमोबिलाइज फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में एलिमेंट आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इसी का जस्ट रिवर्स होता है। मतलब कि इसमें अवेलेबल फॉर्म वाला जो एलिमेंट होता है
वो इमोबिलाइज फॉर्म में पहुंच जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इमोबिलाइजेशन। समझ गए? पहला क्या था? मिनरलाइजेशन था, जिसमें इमोबिलाइज फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में आ रहे थे न्यूट्रिएंट। और दूसरा क्या है? पहला मोबिलाइजेशन था और दूसरा है पहला था मिनरलाइजेशन और दूसरा है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अवेलेबल फॉर्म से फिर से इन अवेलेबल फॉर्म में, इन मोबिलाइज फॉर्म में पहुंच जाते हैं। मतलब कि प्लांट इनको अब फिर से नहीं ले पाएंगे। ठीक, या तो फिर ये ऑर्गेनिक मैटर में पहुंच जाएंगे, या तो फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे कि हवा में चले जाएंगे, धीरे धीरे हवा में निकल जाएंगे। तो इस तरीके से पौधे इसको ले नहीं पाते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इमोबिलाइजेशन। अगर हम नाइट्रोजन के केस में बात करें कि नाइट्रोजन के केस में किस CN रेशियो में कार्बन और नाइट्रोजन का कौन सा ऐसा रेशियो होता है जब मिनरलाइजेशन ज़्यादा होता है, और कौन सा ऐसा रेशियो होता है जब इमोबिलाइजेशन ज़्यादा होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो CN रेशियो जब 30:1 यानी कि जब कार्बन की रेशियो 30:1 हो जाएगी या इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 31:1 या 35:1, इस तरीके से जब हो जाएगा तो इमोबिलाइजेशन होगा। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट हैं, जो नाइट्रोजन है, वो पौधे को नहीं मिलेगी। समझ गए? इमोबिलाइज फॉर्म में जाने का मतलब क्या है? इमोबिलाइजेशन का क्या मतलब है? अवेलेबल फॉर्म से इमोबिलाइज फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकेगा नहीं, तो पौधे में जाएगा कैसे? समझ गए? इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर CN रेशियो 20:1 हो जाएगा, यानी कि 20:1 या 15:1 या इसके आसपास अगर रहेगा, तो मिनरलाइजेशन होगा, यानी कि पौधे आसानी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, नाइट्रोजन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसी वजह से ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें मिनरलाइजेशन वाली प्रोसेस होती रहती है, तो पौधे नाइट्रोजन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर हम बात करें CN रेशियो मोर देन 30:1, तो नेट मोबिलाइजेशन होता है। समझ गए? यानी कि अगर CN रेशियो जो है वो 30 से लेके 20 तक होगा, ध्यान से समझना पहले। अगर CN रेशियो 30 से लेके 20 तक होगा तो क्या होगा? इमोबिलाइजेशन होगा। अगर 20 से कम हो जाएगा तो मिनरलाइजेशन होगा। ठीक, और अगर 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इमोबिलाइजेशन होगा। फिर से ऐसे एक बार समझ लेते हैं। ये मैंने लिख दिया 30 और ये लिख दिया मैंने 20। अब अगर 30 और 20 के बीच में रहेगा, तो 30 और 20 के बीच में रहेगा तो क्या होगा? इमोबिलाइजेशन होगा। अगर 20 से नीचे चला जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा? मिनरलाइजेशन हो जाएगा। और अगर 30 से ज़्यादा हो गया, मतलब इस वाले कंडीशन में यहाँ पर आ गया, तो फिर क्या होगा? इमोबिलाइजेशन होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि CN रेशियो जो है, अगर ये CN रेशियो लेस देन 20:1 यानी कि 20 से कम हो जाएगा, तो नेट मिनरलाइजेशन होगा। यानी कि मिनरलाइजेशन इसमें केवल और केवल मिनरलाइजेशन ही होगा। ध्यान से समझना, जो सॉयल है, सॉयल में मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन ये दोनों प्रोसेस साथ ही साथ चलती रहती है। कभी थोड़ा सा इमोबिलाइजेशन होगा और थोड़ा सा मिनरलाइजेशन होगा, लेकिन जैसे जैसे CN रेशियो में चेंज आता जाता है, उसी तरीके से इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है। मतलब कि कब इमोबिलाइजेशन होगा और कब मिनरलाइजेशन होगा। तो इसमें अगर हम बात करें, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। अगर CN रेशियो 30 से ज़्यादा हो जाए, 30:1 या 31:1 या 32:1, तो क्या होगा? इमोबिलाइजेशन होगा। कौन सा इमोबिलाइजेशन? नेट इमोबिलाइजेशन होगा, यानी कि खाली और खाली इमोबिलाइजेशन होगा और कुछ नहीं होगा, मिनरलाइजेशन का नाम भी नहीं होगा। उसके बाद अगर 20 से कम हो जाए, 20:1 से कम हो जाए CN रेशियो, तो नेट मिनरलाइजेशन होगा। तब इसमें इमोबिलाइजेशन का नाम ही नहीं होगा, मतलब केवल और केवल मिनरलाइजेशन वाली प्रोसेस ही होगी। मतलब पौधों को केवल आसानी से नाइट्रोजन मिलता रहेगा। अब अगर हम बात करें 30 से लेके अगर 20 से लेके 30 या 15 से लेके 20 तक अगर CN रेशियो है, ये वाला दोनों, तो इसमें इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन दोनों ही बराबर होते रहते हैं। अब जैसे जैसे CN रेशियो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इमोबिलाइजेशन बढ़ता जाएगा
और जैसे जैसे CN रेशियो घटता जाएगा वैसे वैसे मिनरलाइजेशन बढ़ता जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से ध्यान से सुन लीजिए, तो आपको आसानी से फिर समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया था। इसके बाद बात करें एमिनाइजेशन। एमिनाइजेशन क्या होता है? द फाइनल स्टेज इज द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड द रिलीज ऑफ एमीन्स एंड अमीनो एसिड एंड यूरिया। बात समझना, जब कोई भी प्रोटीन जो होता है, जब कोई भी प्रोटीन ऑर्गेनिक मैटर जब ये डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोज होने के बाद क्या बनता है? डिकम्पोज होने के बाद इसके जो सब्सटेंस होते हैं उनमें अलग हो जाता है। किससे किससे बना होता है? एमीन से बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है और यूरिया से बना, इन्हीं सब चीज़ों से बना होता है अपना प्रोटीन। तो जब प्रोटीन डिकम्पोज होता है तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? सॉरी, एमिनेज, इसको एमाइन पढ़ रहा था मैं, गलती हो गई, सॉरी। एमिनेज में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? एमिनाइजेशन। समझ गए बात? दिस स्टेप इज टर्म एमिनाइजेशन एंड दीज प्रोड्यूस्ड टर्म इन अमोनिया कॉल्ड अमोनिफिकेशन। ये एमिनाइजेशन की प्रोसेस में ही अमोनिया बन रहा होता है। इसी अमोनिया को हम फिर अमोनिफिकेशन भी कहते हैं। प्रोटीन जब डिकम्पोज होता है तो उसमें एमिनो एसिड, यूरिया, एमाइंस बनते हैं और इसके साथ साथ जब अमोनिया भी बनने लगता है तो इसी को हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। समझ गए? यानी कि प्रोटीन से अमोनिया का निकलना ही क्या कहलाता है? अमोनिफिकेशन। इसी वजह से जब कोई प्रोटीन वाली बॉडी सड़ रही होती है, प्रोटीन जब सड़ रहा होता है, यानी कि कोई आदमी है या कोई जानवर है, जब वो सड़ रहा होता है तो उसके बॉडी की जो प्रोटीन है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती है और अमोनिया निकलता है। तो बहुत भयानक सी बदबू आती है। जो लाश से बदबू आती है, सड़े हुए जानवर से जो बदबू आती है, वो यही अमोनिया होता है। इसके बाद बात करें हम नाइट्रिफिकेशन की, तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। द माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट मेडिएटेड बाय माइक्रोब्स नोन एज नाइट्रिफिकेशन। ध्यान से समझना, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी अमोनिया बनी होती है उसको फिर क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस अमोनिया को ऑब्जॉर्ब करते हैं और उस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक, अब जब ये नाइट्रेट में बदल जाएगा तो पौधे इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। क्योंकि मैंने जब सॉइल साइंस में थोड़ा और पहले जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं वो नाइट्रोजन या तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं और या तो फिर अमोनियम के रूप में लेते हैं। तो जब नाइट्रेट में नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा तभी तो पौधे ले पाएंगे। तो जो प्रोटीन डिकम्पोज हुई, प्रोटीन डिकम्पोज होने के बाद क्या बनी? अमोनिया बनी। फिर उसी अमोनिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके क्या बना दिया? नाइट्रेट। इसी नाइट्रेट को पौधे आराम से ले लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इसमें ध्यान से समझना, नाइट्रिफिकेशन की दो प्रोसेस होती है। सबसे पहला क्या होता है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया को एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है नाइट्रोसोमोनास। ये नाइट्रोसोमोनास जो होता है ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रेट में। जो नाइट्रोसोमोनास होता है ये प्रोटीन से निकले हुए डिकम्पोज्ड, प्रोटीन के डिकम्पोजन के बाद निकले हुए अमोनिया को ये फिर से क्या करता है? फिर से कन्वर्ट कर देता है और किसमें क्या बना देता है? नाइट्राइट बना देता है। फिर इसी नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या बना देता है? नाइट्रेट बना देता है। फिर इसी नाइट्रेट को पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर से ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या हुआ? नाइट्रिफिकेशन के थ्रू प्रोटीन जो थी वो टूट गई, अमोनिया बन गई। अब उसी अमोनिया को क्या किया? उस अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास ने नाइट्राइट में बदल दिया। फिर उस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर वाले बैक्टीरिया ने नाइट्रेट में बदल दिया। और जब नाइट्रेट में बन गया तो नाइट्रेट से पौधे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसको यूज कर लेंगे। इसके बाद द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि नाइट्रिफिकेशन वाली प्रोसेस, मतलब सिंपल से ऐसे समझो
कि इन अवेलेबल फॉर्म मतलब ऐसा न्यूट्रिएंट, ऐसा नाइट्रोजन जो पौधों के लिए नहीं एब्जॉर्ब, जो पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनको इस तरीके से कन्वर्ट कर देना जिससे नाइट्रोजन को पौधे एब्जॉर्ब कर पाएँ, उसको हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा यही है, ठीक, कि पहले पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते नाइट्रोजन को, लेकिन बाद में उसमें चेंजेस कर दिए गए जिसकी वजह से पौधे अब नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। इसी प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो नाइट्रोसोमोनास कर रहा होता है और एक क्या करता है, नाइट्रोबैक्टर करता है। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, प्रोटीन से बनी हुई जो अमोनिया है, उस अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है और फिर नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर नामक जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या कर देता है, ये नाइट्रेट में बदल देता है। तो इसको जो बदलने का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक प्रॉपर टेम्परेचर पर ही वो सही से सर्वाइव कर पाएगा, सही से काम कर पाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव हो जाएगा, या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इस कंडीशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस वजह से जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है बैक्टीरिया के लिए वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अगर सॉइल का टेम्परेचर 30 से 35 है तो नाइट्रिफिकेशन वाली प्रोसेस आराम से होती रहेगी। इसके साथ साथ जो ऑप्टिमम पीएच है वो 6.5 से लेके 7.5, 6.5 से लेके 7.5 वाली जो पीएच होती है सॉइल की, ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें नाइट्रिफिकेशन आराम से होता रहता है और पौधे को नाइट्रोजन आराम से मिलता रहता है बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद बात करते हैं इन केस ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के केस में क्या होता है, जो पौधे में फॉस्फोरस मिलती है, जो पौधे को फॉस्फोरस सॉइल के थ्रू मिलती है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 25 to 80% फॉस्फोरस प्रेजेंट इन सॉइल इज इन ऑर्गेनिक फॉर्म, मतलब कि जो सॉइल के अंदर फॉस्फोरस पाई जाती है उसमें से लगभग 25 से 80% फॉस्फोरस ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। ऑर्गेनिक फॉर्म में होने का मतलब कि पौधे इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, पौधे अपने रूट के थ्रू इसको ले नहीं पाएंगे। यानी कि 25 से लेके 80% जो फॉस्फोरस होता है ये हमारी क्रॉप के लिए यूज़फुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है और कोई भी अगर एलिमेंट है, कोई भी न्यूट्रिएंट है, अगर वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा तो पौधे उसको आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ये पौधे इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएँ, इसी वजह से हमको ये सुनिश्चित करना होता है कि ये जो ऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट हैं ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में बन जाएं या फिर अवेलेबल फॉर्म में आ जाएं, जिससे पौधे इनको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो फॉस्फोरस में जो 25 से 80% फॉस्फोरस जो सॉइल में पाई जाती है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में पाई जाती है। इसके साथ साथ मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन ह्यूमस इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाइथिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ 0 to 10% इज न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से समझना, जो फॉस्फोरस सॉइल के अंदर पाया जाता है वो सॉइल में ज़्यादातर जो फॉस्फोरस होता है वो ह्यूमस के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि 25 से 80% फॉस्फोरस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाएगा। अब इसमें से जो मेजर सोर्स होता है फॉस्फोरस का सॉइल में वो ह्यूमस होता है। सॉइल के अंदर जो ह्यूमस पाया जाता है उसी ह्यूमस से पौधे फिर फास्फोरस को लेते हैं। यानी कि जो फास्फोरस का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो ह्यूमस होता है। इसके बाद प्रेजेंट इन पाइथिन, जो पाइथिन में ह्यूमस पाया जाता है उसी से फास्फोरस निकलता है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ 0 to 10% इज न्यूक्लिक एसिड। बाकी जो फास्फोरस मिलता है वो कहाँ से मिलता है? न्यूक्लिक एसिड से। फिर से ध्यान से समझना, मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस इन ह्यूमस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाइथिन। जो सॉइल के अंदर फास्फोरस पाया जाता है, जो ह्यूमस के अंदर फास्फोरस पाया जाता है अधिकतर पाइथिन के रूप में पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका है कि वो न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया जाए। ध्यान से समझना, ये आपका क्या है? ह्यूमस है। अब इस ह्यूमस में केवल 10% तक न्यूक्लिक एसिड होगी जिसमें फास्फोरस पाया जाएगा। उसके बाद और जितना बच रहा है, मतलब 90% जो और फास्फोरस बच रहा है वो किस फॉर्म में होगा? वो पाइथिन के फॉर्म में पाया जाता है। ह्यूमस के अंदर जितना भी फास्फोरस होगा उसमें से ज़्यादातर फास्फोरस
पाइथिन के रूप में पाया जाएगा और लगभग 10% के आसपास न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया जाएगा। अगर हम कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के रेशियो की बात करें कि एक ऑप्टिमम रेशियो क्या होता है, तो 100:10:1। जैसे मैंने एक दिन बताया था CN रेशियो, जो ऑप्टिमम नॉर्मल सॉइल का CN रेशियो होता है वो 10:1 होता है। तो यहाँ 10:1 ही लिखा है। अगर हम इसको हटा दें, 1 को हटा दें, तो देखो ये 10:1 ही लिखा है। अगर आप थोड़ा सा भी मैथ जानते होंगे तो ये 10:1 लिखा है, ये आप समझ जाएंगे। तो CN एंड P का अगर रेशियो की बात करें तो 100:10:1 ये एक अच्छा pH माना जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की रेशियो अगर ज़्यादा हो जाएगी, इनकी रेशियो अगर बढ़ती जाएगी तो इमोबिलाइजेशन होने लगेगा। इमोबिलाइजेशन क्या होता है मैंने ध्यान से समझा दिया था। अब इसके बाद जो अगला टर्म है वो है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसको ध्यान से समझ लेते हैं कि मैन्योर्स क्या होते हैं। मैन्योर्स की अगर हम बात करें तो मैन्योर्स की डेफिनेशन होती है, मैन्योर्स सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटी। मैन्योर ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिएंट तो बहुत कम क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करते हैं। फिर से एक बार समझना कि मैन्योर जो होते हैं वो प्लांट को न्यूट्रिएंट काफ़ी कम मात्रा में सप्लाई करते हैं। जैसे मैन्योर में नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में होता है, 0.5% के आसपास या उससे भी कम होता है। वहीं अगर हम यूरिया में बात करें तो 46% होता है। तो यूरिया जो है वो फर्टिलाइज़र है, वो इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे रहा है प्लांट को, लेकिन मैन्योर जो है वो बहुत कम मात्रा में दे रहा है, 0.5%। मतलब कितना कम है आप अंदाज़ लगा सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा देता है। और वहीं अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र में ऑर्गेनिक मैटर होता ही नहीं है। तो मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ये ऑर्गेनिक मैटर सॉइल की फिजिकल कंडीशन को बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे सॉइल की टिल्थ अच्छी होती है, कल्टीवेशन अच्छा होता है, स्ट्रक्चर सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा होता है। इसके साथ साथ सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट को अवेलेबल कराते हैं, चाहे फास्फोरस, सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हो या नाइट्रिफिकेशन वाली बैक्टीरियाज हों, ये सब ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे। कब पाए जाएंगे, जब सॉइल के अंदर प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर होगा। ठीक, तो इसी वजह से ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। न्यूट्रिएंट तो काफ़ी कम ही देते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो न्यूट्रिएंट वाला है उसको फर्टिलाइज़र से भी पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कंपोस्ट दैट इज़ प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। ऐसा कंपोस्ट जिसको अर्थवर्म बोले तो केचुए की मदद से बनाया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा कंपोस्ट होता है जिसको केचुए से बनाते हैं। ठीक, यानी इसको कहते हैं केचुए वाली खाद भी इसको कहा जाता है। इसके बाद होता है नाइट सॉयल, जो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटा होता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। जो हमारी सीवर लाइन होती है टॉयलेट के जाने वाली, इसी को जब हम डिकम्पोज हो जाता है अच्छे से, तब इसी को सॉयल में मिलाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट सॉयल। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप होती है। ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो लेगुमिनस क्रॉप होती हैं, दलहनी वाली जो फसलें होती हैं, इनको जब हम फ्लावरिंग से जस्ट पहले मिट्टी में मिला देते हैं, जैसे हमने ग्रो किया, जब फ्लावरिंग का समय आया उन दलहनी फसलों का, तो फ्लावरिंग से जस्ट पहले हमने क्या कर दिया, उसको जुताई कर दिया और जुताई करके मिट्टी में मिला दिया, तो फिर बाद में वो सड़ जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ग्रीन बोले तो अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल यूज एज ए मैन्योर इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर ऐसे अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल होते हैं जो मिट्टी में पलट दिए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक होता है इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग और दूसरा होता है एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। तो इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप एंड डिकम्पोज्ड इन द सेम फील्ड। मतलब कि हमने इसी फील्ड में, एक फील्ड में क्रॉप को ग्रो किया, और जब क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज पर आई उससे जस्ट पहले हमने क्या कर दिया, मिट्टी में उसको जुताई कर दी, मिट्टी में मिक्स कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। इसमें हम क्रॉप को जिस खेत में ग्रो करते हैं उसी खेत में मिक्स कर देते हैं।
जैसे कि सनहैम्प, ढैंचा, क्लस्टर बीन, सिंसबेनिया रोस्टराटा, ये सब जो ग्रीन मैन्योर वाले क्रॉप हैं ये फील्ड में ग्रो होंगी और जिस फील्ड में ग्रो होती हैं फिर उसी में डिकम्पोज हो जाती हैं, उन्हीं में उसी की मिट्टी में इसको फिर से जुताई करके मिला दिया जाता है। तो ये जो सिंसबेनिया रोस्टेरिया है ये एक स्टेम नोड्यूलिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, यानी कि इसके जो नोड्यूल्स स्टेम होती है, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि आपको शायद पता भी होगा कि जितने भी लेगुमिनस क्रॉप होती हैं, जितने भी दलहनी फसल हैं, ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली होती हैं। इनके रूट में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे और सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं। इसी तरीके से जो सिंसबेनिया रोस्टेराटा होता है, सिंसबेनिया जो होता है इसके अंदर भी सिंसबेनिया रोस्टेराटा इज लिखा है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। तो ये जो सिंसबेनिया रोस्टेराटा होता है इसमें इसके रूट में तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते ही हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया तो होते ही हैं। इसके साथ साथ इसके स्टेम में भी नोड्यूलिंग बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि ये रूट में तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ इसके स्टेम में जो बैक्टीरियाज हैं ये भी इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे और अपने स्टेम में स्टोर कर देंगे, जिसको बाद में जब हम मिट्टी में जुताई करके मिला देंगे तो ये ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन वाला जाके बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा और हमारी जो क्रॉप आगे हम उसको ग्रो करेंगे उस क्रॉप में आसानी से ये मिल जाएगा। व्हिच इज नेटिव ऑफ वेस्ट अफ्रीका। ये सिंसबेनिया रोस्टेराटा जो होता है इसका अगर ओरिजिन प्लेस की बात करें तो वेस्ट अफ्रीका है इसका ओरिजिन प्लेस। उसके बाद अगर हम जो दूसरा भी मैंने बताया था ग्रीन मैन्योर एक्स सीटू, एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, जैसे मैंने इसमें देखो इन सीटू लिखा था, इन मतलब में, मतलब कि उसी फील्ड में मैंने ग्रो किया और उसी फील्ड में फिर से जुताई करके मिला दिया। अब जो एक्स2 होता है मतलब कि हमने ग्रो कहीं और किया और किसी दूसरी मिट्टी में मिला रहे हैं। इस तरीके से कलेक्टिंग ग्रीन मैन्योर अलोंग विथ ट्विंग, मतलब कि ग्रीन मैन्योर की क्रॉप को हमने क्या किया, कहीं से कलेक्ट किया और लाके फिर खेत में फैला दिया और तब जुताई कर दी, मतलब ग्रो किसी दूसरी खेत में हुआ था और मिलाया गया किसी दूसरी खेत में, तो इसको एक्स2 ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, ग्लैरिसीडिया, पोंगामिया, इसके साथ साथ नीम और महुआ, नीम केक, महुआ केक, ये सब जो आपने देखा होगा, ये क्या होते हैं कि ये देखो महुए के बगीचे में महुआ वहाँ से लाते हैं, उसकी पत्तियाँ, उसके ट्विंग्स और इसकी खली महुए की, ये सब चीज़ें लाएंगे और खेत में दूसरे खेत में मिलाएंगे। महुआ किसी दूसरी खेत में पैदा हुआ और मिला रहे हैं किसी दूसरी खेत में, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स2 ग्रीन मैन्योरिंग। अब न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें, जैसा मैंने कहा था कि मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट बहुत कम पाए जाते हैं, तो जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, अठन्नी चवन्नी अठन्नी NPK पाया जाता है। अठन्नी बोले तो 0.5%, चवन्नी मतलब 0.25%, आपने पढ़ा होगा, अठन्नी चवन्नी रुपया होता है, अठन्नी मतलब 0.5 बोले तो 50 पैसा, और फास्फोरस 25 पैसा और ये 50 पैसा, मतलब ऐसे। नाइट्रोजन NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटास, 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फॉस्फोरस एंड 0.5% पोटास, किस में पाया जाता है, फार्म यार्ड मैन्योर में। इसके साथ जो टाउन कंपोस्ट होता है, जो टाउन वाले एरियाज होते हैं वहाँ पर जो वर्मी कंपोस्ट हम बनाते हैं उसके अंदर लगभग 1.5% नाइट्रोजन होता है, 0.4% फॉस्फोरस होता है और 1.4% क्या होता है, उसमें पोटेशियम होता है। इसके साथ साथ जो वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट में 3% के आसपास नाइट्रोजन होता है, 1% के आसपास फॉस्फोरस होता है और 1.5% के आसपास इसमें पोटास पाया जाता है। जो आपकी नाइट सॉइल होती है, नाइट सॉइल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 0.5% और इसके साथ साथ फॉस्फोरस 4% और जो पोटास है वो 2%। ग्राउंड नट केक और सेफ्रॉन केक, ये सब केक होते हैं। बाकी इधर जो हमने बात करा ये सब क्या थे, ये मैन्योर की बात हो रही थी। ग्राउंड नट का जो केक होता है इसके अंदर 7.3% नाइट्रोजन, 1.5% फॉस्फोरस और 1.3% पोटास पाया जाता है। सैफ्लावर केक की अगर हम बात करें, जो सैफ्लावर केक होता है इसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो 7.9% होता है, फॉस्फोरस 2.2% होता है और पोटास 1.9% होता है। फिर से एक बार ध्यान से समझ लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
जैसे ये FYM का तीनों याद कर लेना। इसके साथ वर्मी कंपोस्ट जो है ये भी तीनों याद कर लेना। 3 1 1.5, 3 1 1.5 है, इसे याद कर लेना। जो नाइट सॉइल है इसके अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और पोटास भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि जो नाइट सॉइल होती है, यानी कि ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है, चाहे वो लिक्विड हो और चाहे सॉलिड हो, ये दोनों के अंदर न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र, जिसको हम देहाती भाषा में खाद बोलते हैं, चाहे वो गोबर की खाद और चाहे ये यूरिया खाद, बात दोनों एक ही है, हिंदी में एक ही बोलते हैं, लेकिन होता ये दोनों अलग अलग है। जो यूरिया खाद होती है उसको हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं, या बोरे में जो आने वाली खाद होती है, जिसको 47 और 45 किलो का अब तो आता है, अब तो 45 किलो का आता है, पहले 50 किलो का आता था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र। ये ग्रेनुलर होती हैं। और जो मैन्योर होता है वो दूसरी चीज़ होती है। मैन्योर मैंने पढ़ा दिया, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइजर्स आर जनरली इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन एंड सप्लाई वन एंड मोर इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इन लार्ज प्रॉपर्टी। बात समझना ध्यान से। जो फर्टिलाइजर होते हैं, पहली बात तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसके साथ साथ ये जो प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, वो कभी कभी केवल एक ही न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं और कभी कभी एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करते हैं। जैसे हम अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया में एक नाइट्रोजन केवल, मतलब एक ही न्यूट्रिएंट केवल सप्लाई करता है प्लांट को। कौन सा? यूरिया केवल एक ही न्यूट्रिएंट प्लांट को सप्लाई करता है, वो है नाइट्रोजन। कितनी मात्रा में करता है? 46% मात्रा में करता है। मतलब कि एक ही न्यूट्रिएंट दे रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रहा है। यही फर्टिलाइजर की क्वालिटी होती है। फर्टिलाइजर इज ए इनऑर्गेनिक कंपोनेंट which is basically used for the supplying of nutrient in plants in a very high amount। इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर की, तो इसके कई तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर, मतलब कि इसमें केवल एक ही मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट होगा। जैसे यूरिया नाइट्रोजन देता है, तो नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया को यूज करते हैं। केवल एक ही प्लांट न्यूट्रिएंट जो है, ओनली वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट, केवल एक ही प्लांट न्यूट्रिएंट पाया जा रहा है। ध्यान से समझना, ओनली वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट, केवल एक ही मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट होगा इसमें, बाकी दूसरा नहीं होगा। मतलब और दूसरा होगा भी तो बहुत कम मात्रा में होगा। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन केवल देता है यूरिया। इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, इसको बात करें तो ये 2 या 2 से ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट दे रहा होता है। जैसे DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें क्या होता है? अमोनियम बोले तो अमोनिया से नाइट्रोजन मिल जाएगा और फॉस्फेट से फॉस्फोरस मिल जाएगा। यानी कि जो DAP आपकी खाद होती है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है और फॉस्फोरस पाया जाता है। 2 इसेंशियल न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि DAP जो खाद है, DAP जो फर्टिलाइजर है, ये एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। इसके बाद जो दूसरा है मिक्स्ड फर्टिलाइजर, आर द प्रोडक्ट मिक्स्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर फर्टिलाइजर। जैसे किसी एक जब किसी 2 फर्टिलाइजर को एक साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे मान लो मैंने DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास, DAP और पोटास को मिक्स कर दिया और मिक्स करके कोई एक तीसरा फर्टिलाइजर बना दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फर्टिलाइजर। इसमें एक से ज़्यादा फर्टिलाइजर, 2 या 2 से अधिक फर्टिलाइजर को एक साथ मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। इसके बाद कंप्लीट फर्टिलाइजर। कंप्लीट फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जिनके अंदर तीनों प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? NPK ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं ना। अगर किसी भी फर्टिलाइजर में ये तीनों एलिमेंट पाए जा रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट फर्टिलाइजर। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर, केवल एक न्यूट्रिएंट पाया जाएगा, कोई एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जाएगा जैसे यूरिया। उसके बाद मिक्स्ड फर्टिलाइजर, मतलब किसी दोनों को 2 या 2 से अधिक को मिक्स करके बनाते हैं। इसके बाद एक होता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, जब 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पौधे को मिल रहे होते हैं। इसके बाद एक होता है कंप्लीट फर्टिलाइजर, जिसके अंदर तीनों न्यूट्रिएंट बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब कोई एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हों।
अब देखो कन्फ्यूज़न किस में होगा। पहली बात तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कौन से में? इसमें तो कन्फ्यूज़न होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक ही पाया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरा है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट, चाहे N और K मिल जाए और चाहे N और P मिल जाए। जिस तरीके से मैंने अभी DAP में बताया कि DAP में N और K नाइट्रोजन और N एंड P नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है मिक्स्ड फर्टिलाइज़र में और कंप्लीट फर्टिलाइज़र में। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि जो मिक्स्ड फर्टिलाइज़र होते हैं इनको 2 फर्टिलाइज़र को मिक्स करके बनाया जाता है। ध्यान से समझना, इनकी डेफिनेशन में मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर फर्टिलाइजर्स, मिक्स करके बनाया जाता है। 2 या 2 से अधिक फर्टिलाइजर को मिक्स करके बनाया जाता है जिससे पौधे को प्राइमरी न्यूट्रिएंट मिल जाए, तो इसको मिक्स्ड फर्टिलाइजर बोलते हैं। लेकिन जो कंप्लीट फर्टिलाइजर होता है इसको मिक्स करके नहीं बनाया जाता है। इस फर्टिलाइजर में तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट पहले से ही पाए जाते हैं। इसके बाद है लो एनालाइजिंग फर्टिलाइजर, मतलब ऐसा लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी न्यूट्रिएंट मतलब NPK कितना 25% से कम पाया जाएगा। कोई ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर प्राइमरी न्यूट्रिएंट 25% से कम पाया जाएगा उसको लो एनालिसिस फर्टिलाइजर बोलते हैं। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट 12%, ठीक, 12 नहीं होता है, याद नहीं आ रहा है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में जो फॉस्फोरस होता है वो कितनी मात्रा में होता है आप खुद बताइए। आई थिंक 16% के आसपास शायद होता है, याद नहीं आ रहा है इस समय, गलती हो जाएगी थोड़ी, उसके लिए सॉरी। इस समय याद नहीं आ रहा, हमको दिमाग से स्किप हो रहा है। तो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है वो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर होता है क्योंकि इसके अंदर जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो 25% से कम है। इसके साथ साथ हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें टोटल जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो 25% से ज़्यादा हो। जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जा रहा है, यानी कि 25% से ज़्यादा ही तो है, तो इसको हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर बोलते हैं। इसके बाद आता है फर्टिलाइजर ग्रेड। फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है? रिफर्स टू द गारंटीड एनालिसिस ऑफ इट्स प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब कि ये गारंटी देता है, गारंटीड एनालिसिस करता है प्लांट न्यूट्रिएंट का। बात समझना, इट इज़ द मिनिमम गारंटी दैट प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंट इन द टर्म ऑफ अवेलेबल NPK। अगर फर्टिलाइजर ग्रेड की हम बात करें तो अगर फर्टिलाइजर में अगर ग्रेडिंग होगी तो इससे यह पता चल रहा है कि अगर हम इस फर्टिलाइजर को खेत में डालेंगे तो हमको इतनी मात्रा में ये न्यूट्रिएंट मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम बात करें जैसे NPK 19:19:19 लिखा है किसी फर्टिलाइजर ग्रेड में अगर NPK की रेशियो 19:19:19 लिखी है तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल गिरी से गिरी हालत में प्लांट को 19:19:19 के अनुपात में न्यूट्रिएंट पौधे को मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? मतलब कम से कम इतना ही मिलेगा। जैसे 46% जो यूरिया पाया जाता है 46% जो नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है ये पूरा पौधे ले नहीं पाते हैं, पौधे एब्जॉर्ब कुछ ही मात्रा में कर पाते हैं। आगे बताएंगे, जब यूरिया के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कितना लेते हैं और कितना फिर वर्नलाइजेशन के थ्रू या डिनाइट्रिफिकेशन के थ्रू ये सब लॉस हो जाता है, उसमें बताएंगे। तो उसमें ध्यान से समझाएंगे। वोलेटिलाइजेशन के थ्रू काफ़ी लॉस होता है और उसके बाद डिनाइट्रिफिकेशन के थ्रू। तो अभी तो इसको समझते हैं कि फर्टिलाइजर ग्रेड से हम केवल यही जान पाते हैं कि इससे प्लांट न्यूट्रिएंट इससे कितना प्लांट को अप्लाई करेंगे, मतलब प्लांट को कितना न्यूट्रिएंट मिलेगा अगर हम फर्टिलाइजर डालेंगे। NPK 19:19:19 का अनुपात ये है कि मतलब इस टाइप का अगर फर्टिलाइजर डालेंगे जिसकी ग्रेड इतनी है तो हमको उस प्लांट में इतना कम से कम फर्टिलाइजर मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद फर्टिलाइजर रेशियो की बात करें तो रिफर्स टू रिलेटिव परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। NPK किसी भी फर्टिलाइजर में कितने रेशियो में है उसी को हम फर्टिलाइजर रेशियो बोलते हैं। जैसे अगर किसी फर्टिलाइजर में रेशियो लिखी है 2:1:1 NPK, N2, P2O5 एंड K2O, अगर इन तीनों की रेशियो लिखी है 2:1:1 इसका मतलब क्या है कि उसमें लगभग 80 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगा,
40 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगा और 40 किलोग्राम पोटास मिलेगा। दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, या तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगा, 20 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगा और 20 किलोग्राम पोटास मिलेगा, और कम कर लो। इस तरीके से आप रेशियो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यही मतलब होता है। इसके बाद अगला जो है वो है क्लासिफिकेशन, किस तरीके का, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोस्कोपिक नेचर ऑफ फर्टिलाइजर। देखो बात समझना कि जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं सब सूखे ही फर्टिलाइजर होते हैं, मतलब बिल्कुल सूखे होते हैं, इनके अंदर वाटर नहीं होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सा फर्टिलाइजर ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है। एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है, एटमॉस्फेयर में जो जलवाष्प होता है, उसको फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। हम बात करेंगे यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे पहले लिखा होगा वो ज़्यादा नाइट्रोजन, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा एनवायरनमेंट से। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अब ध्यान से समझना कि अमोनियम नाइट्रेट जो है ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो इन्वायरमेंट में जो जलवाष्प पाया जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो जलवाष्प पाया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। और सबसे कम कौन एब्जॉर्ब करेगा, कैन। जो आपकी किसान खाद है ये सबसे कम एब्जॉर्ब करेगी। और सबसे ज़्यादा कौन एब्जॉर्ब करता है वाटर को, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर होता है ये पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। एनवायरनमेंट में अगर इसके आसपास एटमॉस्फेयर में पानी है या नमी है, जहाँ पर इसको रखा गया है, इस फर्टिलाइजर को जहाँ रखा गया है, अगर वहाँ पर नमी है या वहाँ की हवा में नमी है तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। और कैन खाद सबसे कम एब्जॉर्ब करती है। समझ गए बात। इसके बाद बात करते हैं एसिडिक रेजिडुअल नेचर। जब हम खाद को खेत में जब हम फर्टिलाइजर को खेत में अप्लाई करते हैं तो उससे हमको कुछ चीज़ें मिलती हैं। पहली बात तो न्यूट्रिएंट मिलेगा। इसके बाद ये कुछ रेजिडुअल नेचर छोड़ता है, जैसे कि कुछ अपने अवशेष छोड़ता है, अपने कुछ अवशेष छोड़ता है जो मिट्टी में हमेशा बने रहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एसिडिक रेजिडुअल नेचर, मतलब ऐसे फर्टिलाइजर जो एसिडिटी छोड़ देते हैं। जब इनको हम यूज करते हैं तो हमारी जो सॉइल है वो धीरे धीरे एसिडिक होती जाती है, क्योंकि इस टाइप के जो सॉइल होता है, इस टाइप के जो फर्टिलाइजर होता है, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। यानी कि ये एसिडिक अवशेष छोड़ते हैं। जब इनको हम खेत में अप्लाई करेंगे तो खेत में ये एसिडिटी को बढ़ाएंगे। उसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी कौन छोड़ता है, एनहाइड्रस अमोनिया। उसके बाद फिर अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद फिर अमोनियम सल्फेट, उसके बाद यूरिया और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट। ये सबसे कम होता है। अब ध्यान से समझना, अगर हम किसी भी फील्ड में अगर हम एनहाइड्रस अमोनिया डालेंगे तो एनहाइड्रस अमोनिया डालने की वजह से, क्योंकि इसका एसिडिक रेजिडुअल नेचर है, तो हमारी जो फील्ड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एसिडिक नेचर की हो जाएगी, उसका पीएच घट जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अमोनियम नाइट्रेट की तो ये सबसे कम एसिडिक रेजिडुअल नेचर का होता है। यानी कि इसको अगर हम यूज करेंगे तो हमारी खेत में ज़्यादा एसिडिटी नहीं बढ़ेगी लेकिन बहुत कम बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है एसिडिक रेजिडुअल नेचर, एनहाइड्रस अमोनिया का होता है। और सबसे कम किसका होता है, अमोनियम नाइट्रेट का होता है। इसके बाद बात करें ऑर्डर ऑफ बेसिक रेजिडुअल नेचर। जिस तरीके से अभी एसिडिटी वाली बात थी उसी तरीके से बेसिडिटी वाली बात है। इस टाइप के फर्टिलाइजर को जो हम खेत में यूज करते हैं तो ये खेत में पीएच को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ये बेसिडिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे कैल्शियम साइनाइड, अगर हम कैल्शियम साइनामाइड को यूज करेंगे अपने खेत में तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक रेसिडुअल नेचर का होता है, सबसे ज़्यादा बेसिडिटी छोड़ देता है खेत में। और सबसे कम जो होता है वो कैल्शियम नाइट्रेट में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ फर्टिलाइजर, इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ फर्टिलाइजर में अगर हम बात करें तो क्या होती है, एनहाइड्रस अमोनिया का जो इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है वो 148 होती है। उसके साथ साथ जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो 128 होती है, अमोनियम सल्फेट का 110 होता है, यूरिया का 80 से 85 होता है, डीएपी का 77 होता है और अमोनियम नाइट्रेट का 60 होता है। इक्विवेलेंट एसिडिटी का मतलब है जिसकी सबसे कम एसिडिटी होगी वो कम पाया जाएगा। एसिडिटी जिसकी रेजिडुअल एसिडिटी जिसकी ज़्यादा होगी
उसका मात्रा ज़्यादा आएगा, जिसका कम होगा उसका कम आएगा। जैसे एनहाइड्रस अमोनिया की एसिडिटी ज़्यादा होती है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, एसिडिक रेजिडुअल नेचर का होता है। तो एनहाइड्रस अमोनिया में 148 पाया जाता है एक्विवेलेंट एसिडिटी। वहीं अमोनियम नाइट्रेट में एक्विवेलेंट एसिडिटी 60 पाई जाती है, काफ़ी कम होता है। इसके साथ साथ इक्विवेलेंट बेसिडिटी की अगर हम बात करें, जैसे इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है उसी तरीके से इक्विवेलेंट बेसिडिटी होती है। तो इसमें जो सोडियम नाइट्रेट है इसमें पाया जाता है 29% और जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसके अंदर पाया जाता है 21%। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ टॉपिक काफ़ी कठिन थे, इस वजह से मैं चाहूँगा कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके फिर से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं रोज़ आपके लिए एक नई नई वीडियो लाता रहूं और आपका ये जो सिलेबस है इसको पूरा जल्दी से कंप्लीट करवा दूं। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।